क्या ईरान तकनीकी तौर पर मजबूत हो रहा है? क्या अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ने नया हथियार खोज निकाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान के नजदीक होर्मुज जल डमरू मध्य इलाके में अचानक ऐसी घटना हुई जो दुनिया के लिए हैरान कर देने वाली है। दरअसल समंदर में चल रहे जहाजों के जीपीएस सिस्टम ने अचानक काम करना बंद कर दिया और उनका नेविगेशन खो गया। कहा जा रहा है कि ये ईरान ने किया है, लेकिन होर्मुज में नेविगेशन लॉस्ट होना महज एक संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है। दरअसल 4 अप्रैल को एक अमेरिकी C-17 लड़ाकू विमान ने कथित तौर पर ईरान के एयर स्पेस में एक उड़ान भरी। ये उड़ान क्यों भरी गई, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका का ये कदम ईरान को उकसाने वाला साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी फाइटर जेट जिसका नंबर RCH-856 था, उसने अल उबैद बेस से उड़ान भरी, फिर अचानक खाड़ी में अनियमित रूप से चक्कर उसने लगाया और फिर बेस पर वापस लौट गया। लेकिन रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अमेरिकी विमान को फारस की खाड़ी में जीपीएस ट्रैकर में परेशानी का सामना करना पड़ा, यानी विमान का नेविगेशन लॉस्ट हुआ। बिल्कुल ऐसी ही एक घटना ब्रिटेन के समुद्री व्यापार संचालन ने भी महसूस की। उन्होंने 4 अप्रैल को होर्मुज जल डमरू मध्य के पास जीपीएस हस्तक्षेप की सूचना दी। इसका मतलब यह हुआ कि किसी ने जीपीएस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ या उसे जैम करने की कोशिश की। होर्मुज जल डमरू मध्य, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट में से एक है, वहां जीपीएस जैम होना कोई छोटी बात नहीं है। आरोप लग रहे हैं कि यह काम ईरान ने किया है। परमाणु मसले पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत एक निर्णायक मुकाम पर न पहुंच पाने के कारण दोनों देशों के बीच तनाव तेज हो गया है। अमेरिका ने धमकी भी दी थी कि अगर ईरान बातचीत के लिए नहीं मानता तो उन्हें एक बड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस धमकी के बाद भी ईरान को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने ट्रंप के धमकी भरे पत्र में लिखे गए प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जीपीएस जैमिंग इसी मामले से जुड़ी हुई है, क्योंकि जहां अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी में है, तो उससे बचने के लिए ईरान भी तैयारियां कर रहा है। अगर जीपीएस जैमिंग ईरान ने ही की है तो यह अमेरिका के लिए चिंता की बात है। वो इसलिए क्योंकि जीपीएस सिस्टम किसी भी लड़ाकू विमान के लिए उसकी आंखों की तरह होता है, जो विमान को रास्ता दिखाता है, जो उसे लक्ष्य तक पहुंचाने और यहां तक कि वहां से सही सलामत अपने बेस तक लाने में मददगार साबित होता है। इतना ही नहीं, इसकी मदद से बेस पर मौजूद रक्षा अधिकारी फाइटर जेट को ट्रैक करते हैं और लोकेशन को लाइव देखते हैं। अब अगर किसी जंगी हालातों में यही जीपीएस सिस्टम हैक हो जाए या जैम हो जाए तो इससे उन्हें गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि ईरान अब अपने एयर स्पेस क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखने के बाद जीपीएस जैम कर रहा है और इसके बाद अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। हालांकि ये फिलहाल अभी आरोप है, देखना यह होगा कि इस पर अमेरिका क्या कदम उठाता है। अगर इजराइल को इन बंधकों की जान की थोड़ी भी चिंता है तो उसे तुरंत बातचीत करनी चाहिए। बंधकों की जान की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच हमास की ओर से एक बड़ी चेतावनी सामने आई है, जिसने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी हैरान कर दिया होगा। युद्ध विराम समझौते के एक तरह से टूटने के बाद हमास ने पहली बार बंधकों को लेकर खुली चेतावनी इजराइल को दे दी है। पिछले महीने के 18 तारीख को इजराइल ने गाजा पट्टी में एक बार फिर हमला बोल दिया था। इसके साथ ही 2 महीने तक चले सीजफायर को इजरायली फोर्स ने खत्म कर दिया। आईडीएफ की माने तो उन्होंने 600 आतंकी टारगेट पर हमले किए। इन हमलों में 250 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इनमें 1 दर्जन हमास के राजनीतिक दल के बड़े लीडर भी शामिल थे। इजराइल ने साफ कहा था कि ये ऑपरेशन तभी रुकेंगे जब हमारे बंधकों को छोड़ा जाएगा। इस बीच हमास के सैन्य शाखा अल कस्साम के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक बयान जारी कर सीधी धमकी दी है। अबू उबैदा ने कहा, दुश्मन के आधे से ज्यादा बंदी ऐसे इलाकों में है जहां से हाल के दिनों में कब्जा करने वाली सेना ने लोगों को निकालने की मांग की थी।
हमने इन बंदियों को इन इलाकों से हटाने का फैसला किया है, उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन उपायों से उनकी जान को बहुत ज्यादा जोखिम है। अगर दुश्मन को इन बंदियों की जान की चिंता है तो उसे तुरंत उनकी रिहाई के लिए बातचीत करनी चाहिए। बंदियों की जान की पूरी जिम्मेदारी नेतान्याहू सरकार की है। अगर उसे उनकी चिंता होती तो वो जनवरी में हुए समझौते का पालन करते और शायद उनमें से ज्यादातर आज अपने घरों पर होते। अब भी हमास के कब्जे में 59 बंधक। 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। 251 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। हमास का दावा है कि अब भी 59 बंधक उसके कब्जे में हैं। बंधकों की रिहाई के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ था और इसके तहत पहले चरण में हमास ने 33 बंधकों को छोड़ा था। उसके बदले में इजराइल ने 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। पहला चरण 1 मार्च को पूरा हो गया था, लेकिन दूसरे चरण पर बातचीत आगे बढ़ी ही नहीं। हमास ने अपनी नई डिमांड रख दी, जिसे इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया। हमास चाहता था कि जब तक पूरी इजरायली सेना गाजा से वापस जानी शुरू ना कर दे, तब तक एक भी बंधकों को नहीं छोड़ेंगे। इस पर इजराइल बौखला गया और सीज फायर तोड़ते हुए हमास पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। हमास का फाइनेंशियल ढेर। गाजा में जारी हिंसा के बीच इजरायली सेना ने एक बड़ा दावा किया है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने गाजा शहर में सईद अहमद अबैद खुदारी को मार गिराया है। इजरायल ने कहा है कि खुदारी हमास के लिए पैसों का इंतजाम करता था, यानी वो मनी एक्सचेंजर था। खुदारी के साथ इजरायली सेना ने 2 और हमास के लड़ाकों को मार गिराया है। अमेरिका और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच जोरदार तनाव है। अमेरिकी नौसेना लाल सागर से हूती विद्रोहियों पर लगातार निशाना साधे हुए है और ताबड़तोड़ हमले कर रही है। वहीं हूती विद्रोही भी अमेरिकी फौज पर हमला करके मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये विद्रोही सिर्फ अमेरिका से ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वे इसराइल पर भी हमले कर रहे हैं। इसी कड़ी में हूतियों ने राजधानी तेल अवीव में इसराइल के मिलिट्री बेसों पर हमला किया है। हूती विद्रोहियों ने इस हमले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभियान फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में चलाया गया। हूतियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने समूह के अल मसीरा टीवी पर एक बयान में कहा, यमन के ड्रोन बलों ने इसराइल के कब्जे वाले याफा क्षेत्र में एक इसराइली मिलिट्री बेस को याफा टाइप ड्रोन से निशाना बनाया। जब तक इसराइली हमले बंद नहीं हो जाते और गजा पट्टी पर नाकाबंदी नहीं हट जाती, तब तक हमारे बल उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखेंगे। याह्या सारी ने इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में चलाया गया था। यह हमला उन मासूम फिलिस्तीनियों के लिए किया गया जो गजा पट्टी में भीषण नरसंहार का सामना कर रहे थे। यह हमला उन लोगों के लिए किया गया जो गजा में इसराइली हमलों का सामना कर रहे थे और हमलों का सामना करते करते वो मारे गए। याह्या सारी ने यह भी कहा कि एक अमेरिकी जायंट शार्क F-360 ड्रोन जो अमेरिका और इसराइल के लिए खुफिया जानकारी जुटा रहा था, उसे यमन के सादाह में अलग हमले में हूतियों की वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा मार गिराया गया। हूतियों के इस हमले की जिम्मेदारी लेने से पहले इसराइल ने कहा था कि उन्होंने दक्षिण में अरावा क्षेत्र में ऊपर पूर्व से एक ड्रोन को रोका था। जनवरी में गजा में युद्ध विराम और कैदी विनिमय समझौते के बाद इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के बाद पिछले महीने तेल अवीव द्वारा युद्ध विराम तोड़ने के बाद हूतियों ने इसराइल को निशाना बनाना फिर से शुरू कर दिया। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहा है और कब थमेगा ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन बीते साल पहले इसराइल हमास और हिजबुल्लाह के बीच जंग होना, इसके बाद अमेरिका का यमन पर आक्रमण करना इलाके में गंभीर तनाव की स्थिति को दर्शाता है और इस तनाव का ही नतीजा है कि इसराइली हमलों से 50,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि गजा में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मृतकों की संख्या 61,700 हो सकती है, क्योंकि कई लोग लंबे वक्त से लापता हैं और कहा जा रहा है कि वे हमले के कारण मारे गए होंगे। बहरहाल हूती विद्रोहियों के ड्रोन अटैक का जवाब इसराइल किस तरीके से देता है, ये देखना अहम होगा।